जन्नत के पत्ते। उनके दाएं तरफ से एक वेटर ट्रे उठाए चला आ रहा था। अचानक एक दूसरा वेटर तेज़ी से उसके पीछे से आया और पहले वेटर से आगे निकलने की कोशिश की। पहले वेटर को ठोकर लगी तो वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाया और नतीजतन उसकी दाएं हथेली पे सीधी रखी लकड़ी का ट्रे शटर शटर करता, भाप उड़ाता, सिजलर प्लेट बीफ स्टेक्स समेत उलट गया। मेज़ पे रखे हया के हाथ पे ट्रे और गर्म बीफ इकट्ठे आकर लगे। वो बिलबिला कर खड़ी हुई। फाइल और बिल नीचे जा गिरे। आई एम सॉरी। वो दोनों वेटर बैक वक्त चीज़ें ठीक करने लगे। ट्रे से कॉफ़ी का कप भी उलट गया था और सारी कॉफ़ी फर्श पर गिरी पड़ी थी। जहान नगवारी से तुर्क में उन्हें डांटने लगा। चंद मिनट माजरतों और मेज़ साफ करने में लग गए। वो वापस बैठा तो हया अपनी कलाई सहला रही थी। तुम्हें चोट आई है, दिखाओ, ज़्यादा जल तो नहीं गया? उसने हाथ बढ़ाया मगर हया ने कलाई पीछे कर ली। ज़रा सी चोट से ज़ख्मी तो नहीं हो गई? बहुत टफ लाइफ गुजारी है मैंने। बज़ाहिर मुस्कुरा कर वो दर्द को दबा गई। हथेली सुर्ख पड़ चुकी थी और शदीद जल रही थी। मेरी बात और है, हाथ दिखाओ। मगर उसने हाथ गोद में रख लिया। ठीक है, इट्स ओके, कॉफ़ी का शुक्रिया, अब हमें चलना चाहिए। वो उठ खड़ी हुई। बिल वाली बात उसे भूल गई थी। मगर कॉफ़ी तो तुम ख़त्म कर लो। वो कदरे परेशानी से खड़ा हुआ। रहने दो, इंतहाई बदतहजीब वेटर्स हैं यहाँ के। चलो। वापसी पे वो उसे मेट्रो स्टेशन छोड़ने आया था। ज़ेरे ज़मीन जाती सीढ़ियों के दहाने पे वो दोनों आमने सामने खड़े थे। तुम वापस टॉक्सन नहीं आओगे? नहीं, वो दफ्तर यहाँ करीब ही है जिससे काम के सिलसिले में मिलने आया था। इस तरफ। जहान ने बाजू उठाकर दूर एक तरफ इशारा किया। उसने सफ़ेद शर्ट की आस्तीन यूं ही कोहनियों तक मोड़ रखी थी और कोट बाजुओं पे डाल रखा था। टाई की नॉड अब तक ढीली हो चुकी थी। वो यकीनन उसका एक वर्किंग डे ख़राब कर चुकी थी। वैसे तुम क्या करते हो? वो कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी, गर्दन उठाए उसे देख रही थी। मैं एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ इस्तकलाल स्ट्रीट पे। जो पहला बर्गर किंग है वो मेरा है। इस्तकलाल स्ट्रीट टॉक्सन स्क्वायर के बिल्कुल साथ है। देखी है ना तुमने? ओहो, उसने गर्दन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिलाई। तुम इस वीकेंड पे घर क्यों नहीं आ जाती? मम्मी खुश होंगी। और तुम? बेसाख्ता लबों से फिसला। मैं तो वीकेंड पर भी रेस्टोरेंट होता हूँ। फिर फ़ायदा? उसने सोचा। कोशिश करूँगी, वो मुस्कुरा दी। उसने दाहिना हाथ जेब से निकालकर बाल पीछे हटाए। तुम्हारा हाथ अभी तक सुर है। अगर किसी दोस्त ने पूछ लिया तो क्या कहोगी? कह दूँगी कि गदली बर्फ़ के साथ कीचड़ थी, घास पे वहीं फिसल गई। उसने लापरवाही से शाने उचकाए। अब कज़न के साथ कॉफ़ी पीने का किस्सा तो सुनाने से रही। फिसल गई तो हथेली रगड़ी गई। हाँ, और घुटने? जहान ने मुस्कुराकर उसकी जीन्स की तरफ देखा। मतलब? हया ने आबरू उठाए। लड़की, कवर स्टोरी पूरी बनाया करो। अगर तुम हथेलियों के बल कीचड़ में गिरो तो असूलन तुम्हारे घुटने पे भी रगड़ आनी चाहिए। फिर वो चंद कदम चलकर घास के कित्ते की तरफ गया, झुककर 3 अंगुलियों से मिट्टी उठाई और वापस आकर उसके सामने की। इसे अपनी जीन्स पे लगा दो, वरना तुम्हारी फ्रेंड्स यकीन नहीं करेंगी। इतना भी कोई शकी मिजाज नहीं होता जहान सिकंदर। उसने हंसकर अपने पोरों पे ज़रा सी गीली मिट्टी ली और झुककर घुटनों के ऊपर जीन्स में मल दी। फिर हाथ झाड़ते हुए सीधी हुई। मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते की सुबह सारा काम ख़त्म करके घर आ जाऊँ। तुम हफ्ते की शाम ज़रूर आना। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वो कम को संजीदा तबीयत का लिए दिए रहने वाला शख्स ज़रूर है, मगरूर भी है और जल्दी घुलता मिलता भी नहीं, मगर अंदर से वो बहुत ख्याल रखने वाला भी है। वो बहुत ख्याल रखने वाला भी है और बारीक बीन भी।
जो मामूली बातें वो नज़र अंदाज कर देती थी, वो जहान की ज़ीरक निगाहों से छुपी नहीं रहती थीं। वो जब हॉस्टल वापस आई तो डीजे और हाले एक रिसाला खोले किसी तवील बहस में मगन थी। डीजे की निगाह सबसे पहले उसके सुर्ख हाथ पर पड़ी। एक जगह गदली बर्फ के साथ कीचड़ थी, वहीं फिसल गई। डीजे ने बेइख्तियार उसके घुटनों पर लगे कीचड़ को देखा, फिर इस्पात में सर हिलाया। हाँ, लग रहा है। हया बात बदलने की गर्ज से बोली, हाले हाले, ये बालकनी की बत्ती कौन जलाता है? जैसे ही उसके नीचे जाओ तो वो जल उठती है। हाले जो गौर से उसके कोट को देख रही थी, उसके सवाल पर निगाहें उठाकर उसे देखा। इनमें ऑटो मैकेनिक सेंसर्स हैं। वो अपनी जद में किसी इंसान की मौजूदगी या फिर तेज़ हवा, आंधी वगैरह में खुद ब खुद जल उठती हैं। और दरवाज़ा बहुत देर से बंद हुआ, खुद ब खुद। इन दरवाज़ों के कैचर्स स्लो हैं। ये चौखट पे देर से आकर लगते हैं ताकि हर वक्त की ठा ठा से तलबा की पढ़ाई डिस्टर्ब न हो। हाँ, डीजे ने समझ कर सर हिलाया। हमारे यहाँ भी हॉस्टल्स में ऐसी लाइट्स और दरवाजे नहीं होते। हया ने डीजे की बात तेज़ी से काटी। और पॉक टावर एशिया का दूसरा बड़ा मॉल नहीं है। हमें गलत फहमी हुई थी। वो जवाहिर देख आई थी और उसे इस भड़क पर खफ्त हुई थी। हया, डीजे ने एहतजाजन घूरा। हाले भी अभी तक हया का कोट देख रही थी। हया अलमारी की तरफ चली गई तो हाले गहरी सांस लेकर बोली, फिर हया, तुम्हें किसी हैंडसम लड़के ने कॉफ़ी पिलाई? वो जो टूटी जूती वाला शॉपर अलमारी में रख रही थी, बुरी तरह चौंक कर पलटी। नहीं। क्यों? वो तेज़ी से बोली। कॉफ़ी, चाय, लंच कुछ भी नहीं? नहीं। मगर क्यों? तुम अक्लमंद जो सुर्ख कोट पहनकर गई थी शहर की सैर पे इस्तांबुल में, इतना ज़्यादा सुर्ख रंग पहनकर और हैवी मेकअप करके बाहर निकला जाए तो इसका एक ही मतलब होता है कि हाले ने मुस्कुराहट दबाई कि यू आर लुकिंग फॉर अ डेट या फिर वन नाइट स्टैंड। यहाँ तो लोग वैलेंटाइन डे पर भी इतना सुर्ख पहनकर नहीं निकलते। चल हया बीबी, तू आज़ादी सेलिब्रेट कर ले। अच्छा, पता नहीं। वो दानिस्ता उसकी तरफ से रुख मोड़कर अलमारी में चीज़ें उलट पुलट करने लगी। ये दावत किस खुशी में है? तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में। मारे तज़हीक के उसके कानों से धुआं निकलने लगा। वो जहान की मुस्कुराहटें, वो शाइस्तगी, वो रेस्टोरेंट ले जाना, वो सब किसी अपनायत के जज्बे के तहत नहीं था, बल्कि वो उसे कोई बिकाऊ माल की तरह समझ रहा था। खुद को प्लेट में रखकर पेश करने वाली लड़की, कोई पेशावर। उसके दिल पे बहुत से आंसू गिर रहे थे। जहान सिकंदर हमेशा उसे बेइज्जत कर दिया करता था। हैं सच्ची? आहिस्ता आहिस्ता वो जहान सिकंदर के इस्तांबुल में एडजस्ट होती जा रही थी। डीजे की नींद और निस्यान अलबत्ता उसे आजिज़ कर देते थे। डीजे को ज़रा कहीं टेक मिल जाती, वो आंखें बंद करके सोने के लिए तैयार हो जाती। और फिर उसका भुलक्कड़पन। हया जब भी कुछ फ़ोटो कापी करवाने जाती, उसे वहाँ लावारिस पड़े किसी रजिस्टर, किसी नोट्स के जत्थे, किसी किताब पर हमेशा शनासाई का गुमान गुजरता। वो उसे उठाकर देखती तो बड़ा बड़ा डीजे लिखा होता था। वो हर चीज़ वापस लाकर डीजे के सर पे मारा करती थी। और डीजे, ये इधर कैसे पहुंच गया कहकर हंसने लग जाती। सबांची में उनका एक मखसूस आईडी कार्ड बनना था। उस पर तस्वीर खिंचवाने की शर्त और गर्दन खुली रखना था। वो मोबाइल के प्रीपेड कार्ड की तरह थी। गोरसल का टिकट, फोटोकॉपियर की रकम और दोपहर के खाने का बिल उसी कार्ड पे अदा होता था। उसमें मोबाइल के इजी लोड की तरह बैलेंस डलवाया जाता था। उन्हें इन 5 माह में हर महीने 1000 यूरो का स्कॉलरशिप मिलना था, मगर चंद तकनीकी मसाइल के बायस किसी भी स्कॉलरशिप एक्सचेंज स्टूडेंट्स के फरवरी के 1000 यूरो नहीं आए थे। उम्मीद थी कि मार्च में इकट्ठे 2000 मिल जाएंगे और फिर आगे हर महीने बाकायदगी से मिला करेंगे। तब तक पाकिस्तान से आई रकम से गुजारा करना था। सो आजकल सब एक्सचेंज स्टूडेंट्स का हाथ तंग था।
दोपहर का खाना वो सुबांची के डाइनिंग हॉल में खाती थी। रात का खाना अपने कमरे में खुद बनाना होता। हर ब्लॉक में एक किचन था जहाँ पर हर स्टूडेंट अपना नाश्ता और रात का खाना तैयार करता था। मसला ये था कि वहाँ तलबा के लिए खुसूसी डिज़ाइन करदा चूल्हे थे। इस खतरे के पेश नज़र कि कहीं कोई पढ़ाई में मगन चूल्हे पे कुछ रख कर भूल जाए या गैस खुली छोड़ दे और नुकसान हो, वो चूल्हे ऑटोमेटिक थे। हर 15 मिनट बाद जब चूल्हा खूब गर्म हो जाता तो खुद ब खुद बंद हो जाता, फिर 5 मिनट बाद दोबारा जल उठता। उनको बंद होने से रोकने का कोई तरीका ना था और ऐसे बेकार चूल्हों पर देसी खाना पकाना नामुमकिन था। हॉस्टल के ब्लॉक्स के करीब ही एक बहुत बड़ा लग्जरी सुपर स्टोर दियासा था। दिया उसका नाम था और सात तुर्क में स्टोर को कहते थे। वो दोनों दिया स्टोर से राशन लाती और बिल आधा आधा तकसीम कर लेती। एक रात हया खाना बनाती और वो बहुत अच्छा सा देसी खाना होता। दूसरी रात डीजे की बारी होती और जो वो बनाती वो कुछ भी होता था मगर खाना ना होता।